हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील सर। आइडल एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन एजुकेशन में हमारा आज का टॉपिक है आयनाइजेशन एंथैल्पी। टॉपिक हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा है वो यही चल रहा है, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, चैप्टर 7 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, उसमें पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज और टॉपिक है आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? ग्राउंड स्टेट में जो गैसियस एटम है, मान लीजिए जैसे ये सोडियम है, ठीक है। अब इसमें ये गैसीय फॉर्म में करें इसको, 2 इलेक्ट्रॉन 8 एंड 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये गैसीय फॉर्म में हो ग्राउंड स्टेट में, तब इसके ये जो आउटर मोस्ट सेल में ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इस इलेक्ट्रॉन को निकालें अपन। तो ये इलेक्ट्रॉन कब रिमूव होगा? जब इसको एनर्जी दी जाएगी। जब इसको एनर्जी दी जाएगी तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, उस एनर्जी को ही आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन तभी यहां से लूज होगा जब इसको एनर्जी दी जाएगी। तो जो एनर्जी अमाउंट है, उस जितनी एनर्जी चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, वो अमाउंट एनर्जी का क्या कहलाता है? आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब मान लीजिए यहां से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना हो, जैसे इसमें बात करें मैग्नीशियम में, इसमें क्या होता है? पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 और फिर 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां से अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकला, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकल गया एक, तो ये जो एनर्जी लगी, जितनी एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी को हम बोलेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे। अब अगर ये दूसरा इलेक्ट्रॉन भी अपन को निकालना है तो फिर और एनर्जी देनी पड़ेगी। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो उसको बोलेंगे सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसी टाइप से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या हो जाएगी? थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। हमेशा क्या होता है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? कम होती है, और फिर ये ज्यादा, फिर ये ज्यादा। ठीक है, इसका रीजन ये है क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते जाते हैं वैसे वैसे या तो सेल कम हो जाएगी और रिपल्शन फोर्स कम हो जाता है, जबकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फिर कंपेरिजन में क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। इसलिए सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से ज्यादा होती है, और फिर थर्ड और ज्यादा हो जाती है। अगर पीरियोडिसिटी की बात करें लेफ्ट टू राइट, तो दो चीजें तो हमें समझ में आ ही गई हैं अभी तक। पिछले टॉपिक्स में अपन ने पढ़ा कि लेफ्ट टू राइट अगर जाएं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इंक्रीज होता है। क्या इंक्रीज होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। और अप टू डाउन जाएं या टॉप टू बॉटम जाएं, अपन टॉप टू बॉटम अगर अपन जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? डिक्रीज होता है। क्या होता है? डिक्रीज। ये दो चीजें आपको समझ में आएगी। मैंने पहले ही एटॉमिक रेडियस का जो टॉपिक था उसमें बता दिया था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स लगता है इलेक्ट्रॉन्स पे, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पे, उसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। जो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है? इंक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो जाते हैं न्यूक्लियस में। और टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो इंक्रीज होते हैं, लेकिन कंपेयर टू सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाती है और रिपल्शन फोर्स ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ये डिक्रीज होता है। तो अब देखो, इसी से समझते हैं अपन
यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी इस न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो लग रहा है इन इलेक्ट्रॉन्स पे, ये जिससे अट्रैक्ट है, ये बंधे हुए हैं इस न्यूक्लियस से, ये इलेक्ट्रॉन्स आप इससे बंधे हुए हैं, यहाँ से इनको निकालने के लिए हमें क्या देनी पड़ रही है, एनर्जी देनी पड़ रही है, तभी इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होगा, निकलेगा। तो अगर ये फोर्स, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा है, तो ये ज्यादा एनर्जी से बंधे हुए हैं, इसलिए हमें और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। सपोज किया कि ये पेन है, मैंने इसको यूं पकड़ रखा है, इजीली होल्ड कर रखा है। अब अगर इस पेन को आप छुड़ाते हैं तो आप, मेरा जो फोर्स लग रहा है इस पे लगभग उतनी ज्यादा एनर्जी, उससे थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी लगा के आप इस पेन को छुड़ा लेंगे। लेकिन अगर मैं ये फोर्स बढ़ा देता हूं, इसको मजबूती से पकड़ लेता हूं, तब आपको इस पेन को निकालने के लिए और ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। सेम यही यहाँ होता है। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा तो यहाँ जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है इस पे इफेक्टिव न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा लग रहा है, जिसके कारण से इसको निकालने के लिए हमें और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे जैसे ये इंक्रीज होगा तो एनर्जी भी ज्यादा देनी पड़ेगी, यानी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाती है, ज्यादा होती जाती है। इट मीन्स लेफ्ट टू राइट जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, जिसके कारण से आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, टॉप टू बॉटम में क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है यानी कम हो रहा है, तो कम हो रहा है तो फिर एनर्जी भी कम देनी पड़ेगी, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज, अप टू डाउन जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज। रीजन क्या है, रीजन ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट पे, और अप टू डाउन पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की।